नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। आज बात होगी एक वहशी बाप की, बात होगी गुमला में लाचार पर अत्याचार की, साथ ही बात होगी बोकारो में गायब हो रहे लड़कियों के राज के बारे में भी, और इसके साथ बात होगी जमशेदपुर में गैंगवॉर की शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। बोकारो की वो दोनों लड़कियां घर से निकली थी जिंदगी बदलने की उम्मीद से, लेकिन इससे पहले ही घर लौटती उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोनों लड़कियां बीच राह से लापता हो गई। कहां गई, किसके चुंगल में फंस गई दोनों लड़कियां, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डर है कि ये खौफ कहीं जिंदगी भर का जख्म न दे जाए। मालूम नहीं था कि वो घर से निकलेंगी तो फिर उन्हें वापस लाने के लिए दर दर यूं भटकना पड़ेगा। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन ये उम्र ही इन दो परिवारों के लिए दर्द का सबब साबित हो रही है। बोकारो में रहने वाले ये दो परिवार अपनी लड़कियों के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। इंटर में पढ़ने वाली सविता कुमारी और बीए पार्ट 1 की छात्रा वंदना कुमारी पिछले 12 फरवरी से लापता हैं और अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। सुबह 9:30 बजे कॉलेज के लिए निकले हैं। दो लड़की से एक ही साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। तो बोले पापा जी को हमारा ये है, हमको आज जाना है, हम जाते हैं 1 बजे निकल जाएंगे। तो ठीक है सर। तो वो जैसे गया कॉलेज 2 बजे तक हुआ। 2 बजे के बाद फिर नहीं आया। थाने वाले के पास गए, थाने वाले के पास जब 12 तारीख को गए रात को, तो बोले ठीक है हम लोग करेंगे। तो फिर सुबह 13 तारीख को FIR करवाया। 13 तारीख के बाद देखिए कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। फिर 18 तारीख को फिर करवाया, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर SP जी के पास आया। SP जी के पास बोल के उनको भी दिए रिपोर्ट करना। बोले ठीक है हम थाना प्रभारी को पूछते हैं क्या क्या नहीं है। कितना दिन से आपकी लड़की लापता? 20-22 दिन हो गई है अभी तक। घर का परिस्थिति बहुत बुरा हाल है। मेरा वाइफ को अभी तक 2 दिन 3 दिन पानी चढ़ाया है। खूब बुरा हाल है। तो 27 तारीख को शादी था, वो तो टूट ही गया किसी तरह। 27 तारीख को शादी हम लोग सास खरीदने वाले बेचने वाले हैं, किसी तरह जुगाड़ किए थे। कहा जा रहा है कि ये दोनों छात्राएं नाबालिग हैं और सविता की तो शादी भी तय कर दी गई थी, लेकिन सनसनीखेज तरीके से उसके गायब होने के बाद परिवार का हर अरमान टूट गया। सविता के पिता सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन अब काम धंधा छोड़कर बेटी की तलाश में दिन रात एक करने पर मजबूर हैं। गायब छात्रा वंदना के पिता को भी अनहोनी की आशंका अब सताने लगी है, लेकिन अब गुहार लगाने के सिवा इन दोनों परिवारों के पास कोई चारा नहीं बचा है। वो मेरा लड़की कॉलेज गया था 12 तारीख के डेट में, मतलब 9:30 बजे घर से निकला है और 2 बजे कॉलेज छुट्टी हुआ। कॉलेज से निकालने के बाद वो गायब है। अभी तक उसका न पता है, अभी तो कोई पता नहीं मिला 12 तारीख का डेट से। उसके बाद हम लोग शाम को रात को 8:30 बजे थाना में भी गए, चास थाना में। वहाँ तो इंस्पेक्टर साहब का FIR भी किया है, जो बोला इन लोग का ये कर लेते हैं, लोग लड़का वाला घर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन हम लोग को थाना लिख के दिए कि चास थाना में। तो उसके बाद बोला नहीं FIR कर दीजिए आप लोग। 18 तारीख के डेट में केस FIR भी किए हैं। उसके बाद SP साहब मैडम से भी मिले हैं, लेकिन SP साहब बोला अच्छा ठीक है देख रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन ऐसे टाइम लगता है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं मिला, ना सुराग अभी तक कुछ मिला। 12 फरवरी को आखिरी बार सविता और वंदना बोकारो के चास स्थित कॉलेज में नजर आई थी। कॉलेज दोनों लड़कियां पहुंची भी थी, लेकिन कॉलेज से वापस आने के दौरान दोनों बीच रास्ते से ही गायब हो गई, घर नहीं पहुंची। हालांकि 18 फरवरी को चास थाने में इन दोनों लड़कियों के गायब होने का मामला भी दर्ज करा दिया गया, लेकिन 20 दिनों के बाद भी सविता और वंदना ढूंढ निकालना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। अब परिवार वालों के लिए बोकारो पुलिस एकमात्र उम्मीद की किरण है।
जाहिर है कि पुलिस पर यकीन करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। पुलिस दावा कर रही है कि दोनों लड़कियों को जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। उसमें तो पुलिस का केस रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें तो पुलिस खोजबीन कर रहे हैं और उसमें 2 लड़के लोग उनके साथ में जो गए थे तो दोनों 16-17 इयर्स का बच्चे लोग बता रहे, मतलब लड़की लोग बता रहे हैं, मगर BSc सेकेंड पार्ट में है तो लड़का लोग भी उसी में है तो खोजबीन हो रहा है। पुलिस कह रही है कि लड़कियों की खोज खबर के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने सविता और वंदना को ढूंढ निकालने के लिए रणनीति भी तैयार कर रखी है, लेकिन फिलहाल नजरों से अपनी बेटियों को दूर जानकर 2 मां लगातार बिलख रही हैं। बेटी के बगैर एक एक दिन इनका भारी गुजर रहा है। झारखंड में यूं भी मानव तस्करों के लिए मुफीद इलाका है। बेटियों के लिए खतरे तमाम हैं। सविता और वंदना के लिए घर वाले सुरक्षित रहने की दुआ ही कर सकते हैं। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। वो मासूम है, बेबस है, लेकिन इसके बदले अब उसे मिल गया है जिंदगी भर का जख्म। हैवान की हवस का शिकार हो गई है गुमला की एक निशक्त लड़की। पिछले 4 महीने से एक शैतान उस मासूम बच्ची की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब वो हैवान पकड़ा तो गया है, लेकिन सजा मिलनी अभी भी बाकी है। महिला दिवस पर महिला से अत्याचार। गुमला में एक बार फिर से मानवता हुई शर्मसार। विकलांग लड़की हुई हवस का शिकार। आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। महिला सशक्तिकरण के दौर में भी महिलाएं लगातार हो रही हैं जुल्मों का शिकार। कड़े कानूनों का डर भी दुष्कर्मियों को दुष्कर्म करने से नहीं रोक रहा और बलात्कारी लगातार कर रहे हैं महिलाओं के अस्मत को तार-तार। दुष्कर्मियों की संवेदना लगता है कि इतनी मर चुकी है कि दुष्कर्मी अब शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग बच्चियों को भी बना रहे हैं अपने हवस का शिकार और उनकी लाचारी पर भी दुष्कर्मी दे रहे हैं अपने हवस को अंजाम। तभी तो गुमला में एक बार फिर से मानवता हुई है शर्मसार, जब व्हील चेयर पर बैठी इस मासूम बच्ची जो ना चल सकती है, ना बोल सकती है और ना ही हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकती है, ऐसी लाचार बच्ची को भी इस दरिंदे ने बना डाला अपने हवस का शिकार और लगातार अपने पाप को पिछले 4 महीनों से देता रहा अंजाम, जब तक कि ये बच्ची हो ना गई गर्भवती। जब घर वालों को इसकी जानकारी मिलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तब बीच पंचायत मामला पहुंचता है और पीड़िता इशारों में इस दरिंदे की पहचान करती है। 16 साल की है, पूरा मुंह से भी विकलांग है, हाथ से भी विकलांग है, पैर से भी विकलांग है, सब कुछ से विकलांग है, पूरा शारीरिक विकलांग है। अच्छा, ये घर में बरामदा में रहते थे। हम लोग सुबह यानी खाना वाना खिला के, नाश्ता खिला के चले जाते थे अपना काम की ओर। काम से उधर से आने के बाद हम लोग 12 बजे से खाना खिलाते थे। उसके बाद फिर 2 बजे हम लोग मवेशी लेकर के बाहर चले जाते थे, फिर शाम को आते थे। तो इतने समय में वो लड़का दाऊद एक्का का बेटा आनंद एक्का, जिसका उम्र अभी 30 साल लगभग का है, वो लड़का इसके साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म किया। अपना माँ इसको नहवा रही थी, उस समय इसका शरीर को देखा। शरीर को देखने के बाद ये दंग हो गई। उसके बाद अपने से पेट को मालिश करना शुरू की तो इसने महसूस हुआ। उसके बाद में गांव की एक महिला को बुलाई। एक महिला को बुलाने के बाद वो भी जांच की तो वो भी सही पाई। पता नहीं, लगातार करता था कि एक दिन करता था कि एक दिन में तो ऐसे नहीं होगा, लगातार ही कहता था। हम लोग का वो देख करके और लड़की को दबाव देता था कि अगर किसी जैसा का तुम बताएंगे तो गला दबा के मर्डर कर देंगे, ऐसे कहा। हाँ, हम लोग केस करते हैं, थाना जाए, लड़का जेल हो गया। तो माँ ने बोली आइए बताइए कि हमारा बेटी को प्रेग्नेंट है जैसा लग रहा है, पेशाब जांच सब कराए हैं तो सही निकला है, तो थोड़ा सा चलिए अब जानकारी दीजिएगा। ग्राम में पंचायती करते हैं कि कोई लड़का है, कैसे है, पकड़ते हैं ऐसा करके। तो फिर लड़का को शक हुआ, बच्ची बताई इस तरह से, तो हम लोग बुलाए लड़का को, लेकिन उस जगह इनकार किया लड़का कि हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर इसको जांच के लिए यहाँ पारकोट लाया गया, उसके बाद थाना को सूचना दी। कौन लड़का का नाम? आनंद का। इस मासूम बच्ची ने इस दुष्कर्मी की सैकड़ों लोगों में पहचान की।
बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंचती है और तब परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की लिखित जानकारी भी दी ताकि गुनहगार को उसके इस घिनौने कारनामे की कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि आगे कोई भी ऐसा करने से पहले जरूर सोचे कि उसका अंजाम फिर क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने हवस के इस पुजारी को पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे ताकि कोर्ट इसके गुनाहों के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दे सके और इस मासूम बच्ची को मिल सके न्याय। ये उसका बाप मतारी खेत में काम करने चल जाता था, तो ये आंगन में रहती थी, तो ये अपना छत इस द्वार से छतवारी से टप करके इधर चला आता था। और चूँकि विकलांग है, काफ़ी विकलांग है, बोल भी नहीं सकती है और चल भी नहीं सकती है, दोनों तरीक़ा से है। तो उसके साथ जो है सो बलात्कार तो करते रहा और वो जो है सो बोल ही नहीं सकती, इसलिए बता नहीं पा रही थी। और हो सकता है कुछ डरवाया हुआ हो, लेकिन चूँकि स्पष्ट नहीं बोल रही इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो उसी क्रम में मतलब जो है जब इसके पेट में जब बच्चा रह गया तो इसकी माँ पूछी कि ये इशारा से कि ये तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तो वो इशारे से बताई, इसका नाम बताई। तो उसको बुलाया लोग, बुलाने के बाद पूछा तो इग्नोर कर रहा था, तब थाने में आकर के FIR दर्ज कराया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है कि अब लाचार बेबस को देखकर भी ऐसे दरिंदों को रहम नहीं आती? क्या सिर्फ कानूनों से ही ऐसे मामले रोके जा सकते हैं, या फिर हमारे समाज को ऐसे सुधारों की जरूरत है जब एक महिला किसी पुरुष पर भरोसा करने से पहले उसे उस पर सोचने की जरूरत ना पड़े? मुकेश सोनी, जी मीडिया, गुमला। और आगे दिखाएंगे वो खबर जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। सीतामढ़ी में हवसी दरिंदे के कैद से रिहा होने के बाद एक नाबालिग ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसकी दर्द भरी दास्तां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन यह हकीकत है और रिश्तों पर लगाए एक दाग भी है। कब आपका वीडियो बना लिया? जी बहुत पहले ही, जब बेहोश थे उसी समय मेरा वीडियो बना लिया था। अच्छा। और हमेशा ब्लैकमेल करता था, तो अगर किसी को बोलेगी तो आदमी का अपनी इज्जत बहुत प्यारा होता है। तो कहता था कि वेबसाइट पर डाल देंगे जी। और वो शादी करके मेरे से और हमको विदेश भेजने वाला था, वहाँ उसका कोई रहता है। तो पासपोर्ट बनाने का जी सब बनवा रखा है। बनवा रखे हुआ था, बस शादी करके भेज रहा था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है उस नाबालिग की जो पिछले 3 सालों से कैद थी एक मकान जैसे जेल में। उसने जिस पर ये आरोप मढ़े उसे उसके पड़ोसी इस लड़की का पिता समझते थे। उसने अपने आरोपी पिता पर बेबाक अंदाज में कई तरह के और गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा पढ़ाई का उम्र, खेलने का उम्र, उस उम्र में मेरे साथ इतना गलत किया, उसको फांसी होना चाहिए। सुनते थे कि तुमको ड्रग्स दिया जाता था? जी हमको सुई सब देता था हमेशा, तो 4 शाम को 4 सुबह हमेशा बेहोश रहते थे। कितने दिन तक चला इसी? जी 2 साल से जब वो जान गया था ऐसे करने लगा था। हम चिल्लाते थे, मारते थे, रोते थे, किसी को बता देते थे, कोई मेरा हेल्प नहीं करता था। आप कभी कोशिश नहीं की वहाँ से निकलने? जी हम एक बार भाग गए थे। अच्छा। जब वहाँ पुलिस अंकल लोग गए, उससे 10 दिन पहले वहाँ से भाग गए थे सिलीगुड़ी से, इसको बंद करके। तो एक पुलिस अंकल के वहाँ से पुलिस अंकल से मदद मांगे। ये दर्द है उस दुखियारी का जो कैद रही अपने ही परिवार के कातिल के कब्जे में। 2 साल का लंबा वक्त तिल तिल कर गुजारा एक स्याह अंधेरी कोठरी की कैद में। इस बीच बड़ी हिम्मत करके उसने इस जालिम दरिंदे की कैद से छुटकारा भी पाया, लेकिन समाज के रक्षकों ने वापस उसे उसी दलदल में ढकेल दिया। वो बंगाल के पुलिस थे, वो भी जबरदस्ती ले जाके धक्का उसी आदमी के पास छोड़ दिए हमको।
बंगाल की पुलिस फिर आपको वहीं पर छोड़ दी? जी, हम उनसे मदद मांगने के लिए गए कि अंकल मेरा मदद करिए, ये आदमी मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो वो बोला बेटा आप टेंशन मत लो। हम बोले कि इसके पास हमको नहीं जाना, मेरे नाना नानी है, मेरा घर है वहाँ, उनको पहुँचा दीजिए। तो वो बोला चलो पहले उसको पहचान दो। तो वो जबरदस्ती ले जाके हमको वहाँ पटक दिया। बाप बन जो रचता रहा घिनौने साजिश, जो हर रात उसके साथ करता रहा धोखा, जिसने 3 साल तक दी काला पानी से भी बदतर सजा। जुबान खुली तो पर्दाफाश हुआ गहरा राज। रिहाई के बाद पीड़िता की दी गई जानकारी से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल इस नाबालिग को ये सारी तकलीफें और जलालत झेलनी पड़ी अपनी मां की वजह से। पीड़िता के अनुसार वो सीतामढ़ी के डुमरा थाना के रसूलपुर की निवासी है। परिवार में गूंगे पिता, मां खुशबू सिंह और भाई अमनदीप रहते थे। साल 2007 में भाई की और साल 2009 में पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़िता पिता और भाई का हत्यारा शमीम को बताते हुए इसके पीछे की वजह बताती है शमीम के साथ अपनी मां का अवैध संबंध। पीड़िता ने यह भी बताया कि अय्याश शमीम ने उसकी मां से मन भर जाने के बाद 2 साल पहले उसकी भी हत्या कर दी। चूंकि पीड़िता की मां ने ढाका में उसके नाम से संपत्ति खरीद रखी थी, इसीलिए शमीम उससे शादी कर उसकी संपत्ति भी हथियाना चाहता था। शुरू में इसके भाई की हत्या कर दी गई, उसके बाद इसके पिता की हत्या कर दी गई। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी था जो शमीम और इसकी मां को बरगला कर जो है सो सारा जमीन जायदाद सीतामढ़ी में 2 जगह डेरा है सब बेच दिया। हम लोग कई बार समझाने का भी कोशिश किए, लेकिन हमारा बात का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर जाकर हम लोग, मेरी माँ 5 साल बीमार थी, एक ही बेटी थी उसकी। लेकिन उसके बाद एकाएक उस दिन पेपर के माध्यम से हमको पता चला, तो लगा कि भाई इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। तो हम लोग हम लोग तो खुद दहशत में हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इसको छुड़ाकर वहां से लाए। पीड़िता ने अपने तथाकथित बाप शमीम अख्तर पर नशे की सुई देकर लगातार 3 सालों तक शारीरिक शोषण और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शमीम ने पीड़िता से निकाह करने के लिए कपड़े और गहने भी खरीद लिए। पूर्वी चंपारण के ढाका के वार्ड नंबर 18 के एक बंद मकान में कैद इस नाबालिग को स्थानीय पुलिस ने 3 फरवरी को मुक्त कराया था। यह मकान है शमीम अख्तर का, जिसे हाल में ही आनंद फानन में बनवाया गया था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी को किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, लेकिन प्राइमा फेसी एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। जिला प्रशासन भरपूर सहयोग करेगी और बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उसको हम लोग दोषी को सजा दिलाने में वैधानिक रूप से मदद करेंगे। माँ बाप के साये से जुदा दूसरे के रहम कहम पर पली एक नादान लड़की की कितना बुरा हश्र हो सकता है, इसका जीता जागता नमूना है ये पीड़िता। इस दर्दनाक कहानी में एक तरफ अय्याशी की हद है तो दूसरी तरफ सितम और बेबसी का अंतहीन सिलसिला भी है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए शैतान शमीम की कारस्तानियों का पर्दाफाश तो कर दिया है, लेकिन अब बारी है पुलिस की जालिम दरिंदे शमीम को जेल की काली कोठरी तक पहुंचाने की। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पूर्वैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। जमशेदपुर पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपियों को
धर दबोचा है। आपको याद होगा कि 7 मार्च को गोलियों की तड़तड़ाहट से जमशेदपुर थर्रा उठा था। गैंगवॉर की आशंका से शहर सहम गया था, लेकिन अब पुलिस ने शहर को सुलगने से बचा लिया है। सुलगने से बचा जमशेदपुर। जमशेदपुर में थमी गैंगवॉर की सुगबुगाहट। पुलिस ने लिया एक्शन। अपराधी पहुंचे सलाखों के पीछे। बीते 7 मार्च को गोलियों की बौछार से छलनी हो गया था लौह नगरी जमशेदपुर। अपराधियों के आपसी रंजिश ने जमशेदपुर की धरती को कर दिया था लाल। अपराधियों की खूनी खेल ने जमशेदपुर के अमन चैन पर लगा दिया था एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह है। बाहुबलियों के इस कारनामे ने लोगों को एक बार फिर कर दिया था दहशत जदा, क्योंकि इस खूनी खेल ने ले ली थी एक अपराधी की जान। घटना बाली चला स्कूल के पीछे में है और गोली चला है, जिसमें कि सियाल नाम का एक तो अपराध कर्मी है, उसको गोली लगा है और सुशील गोप है, उसको चोट लगा है। और वहाँ पर बस्ती वाला लोग या कोई अभी जांच का विषय है, कौन मारा नहीं मारा है, उसको अभी फिलहाल हम लोग इलाज के लिए लाए हैं। बयान होगा, उसके बाद इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। अपराधियों की इस आपसी प्रतिद्वंदिता ने जमशेदपुर में गैंगवॉर के दौर की याद ताजा करा दी थी। इस खूनी खेल ने जमशेदपुर में फिर से गैंगवॉर के सुगबुगाहट को प्रबल कर दिया था और जमशेदपुर वासी एक बार फिर दहशत में आ चुके थे, जिसके चलते कभी उनका घर से निकलना तक मुश्किल होता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए थी, जिसने काफी मुश्किलों के बाद जमशेदपुर में अमन चैन कायम किया था। लेकिन पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मारे गए अपराधी सुशील गोप के गुनाहगारों को पहुंचा दिया आखिरकार उनके अंजाम तक, यानी कि सलाखों के पीछे। पांच लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है और ये मुख्य रूप से घटना जो सोनू सिंह उर्फ सयाल जो कुख्यात अपराधकर्मी था और सुशील गोप, ये दोनों जो है एक तरीके से रंगदारी के उद्देश्य से वहाँ गए थे और उसी में झगड़ा झंझट शुरू हुआ। झगड़ा झंझट के बाद में कुछ लोग वहाँ से भागा तो वहाँ की औरतों के साथ में जो है कुछ बदतमीजी करने की ये हुई थी। भले ही बाहुबली सुशील गोप के हत्यारों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला यही थमेगा, क्या ये मामला यही रुकेगा या फिर से जमशेदपुर उसी दौर में वापस चला जाएगा जिस दौर को लोग कभी याद तक करना नहीं चाहते। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।